दोस्तों, चैनल है रेडियो उड़ान, कार्यक्रम है एक मुलाकात और मैं सूर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि भाई अब तक तो नाम संदीप हुआ करता था, आज सूर्य कैसे? तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करते हुए ये बताना चाहता हूं कि मैं मेरे नाम के आधे हिस्से का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, यानी संदीप। तो सन SUN दैट इज सूर्य, इसलिए मैं सूर्य अपने आप को कह रहा हूं। किंतु अब मैं और अधिक इस भूल भुलैया को नहीं बढ़ाना चाहता हूं, और ये सूर्य का जिक्र करना मेरे लिए इसलिए आवश्यक था क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे अतिथि हैं वो भी सूर्य हैं, यानी उनके नाम का अर्थ सूर्य होता है, यानी भास्कर। तो प्रोफेसर भास्कर सर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में एक मुलाकात में, जो कि गुजरात से संबंधित हैं। और आप सभी जानते होंगे कि 2005 से 2008 तक भास्कर सर विकलांग कमिश्नर भी रहे हैं। और आज हमने उनके जीवन की तमाम उपलब्धियों पर और उनके विकलांग कमिश्नर रहते हुए किए गए कार्यों पर उनसे चर्चा की है। तो आइए आज का एक मुलाकात का सफर प्रारंभ करते हैं प्रोफेसर भास्कर सर के साथ। मैं उनकी मुलाकात उनकी आपसे करवाने से पहले उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, किंतु आज के मेहमान हमारे इतने विशेष हैं, उनसे बातचीत भी बड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं मेरी आवाज सुना करके आपका समय खराब नहीं करूं, इसलिए वरना उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। उनका जीवन तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है, जिसके बारे में वे स्वयं बताएं तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आह्वान करते हैं प्रोफेसर भास्कर का हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। रेडियो उड़ान पर हम प्रोफेसर भास्कर सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। तो कैसे हैं सर आप? मैं आपकी सरकार से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत सफल भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ। क्या बात है। तो सर आपका कार्य क्षेत्र मतलब शुरू से ही गुजरात रहा है और आप गुजरात से ही संबंधित हैं। हाँ, तो मैं अपनी इस मतलब जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं सर, शुरू से। मेरी आपकी जीवन यात्रा। हाँ, मेरी जीवन यात्रा 30 सितंबर 1950 से शुरू हुई। मैं अपनी प्राइमरी शिक्षा नेत्रहीनों के खूब प्रसिद्ध आश्रम की, बाद में मेरे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई, सांस्कृतिक बाबत के डिबेटिंग, प्रवास वगैरह का, आज जिसको हम इंक्लूजन और इंटीग्रेशन कहते हैं, वो मेरे सामान्य बच्चों के साथ हमारे लीडरों के विरोध के बावजूद भी पूरा किया। और पूरी स्कूल में मैं डिस्टिंक्शन लाने वाला एक बात छात्र रहा। क्या बात है, बहुत। मैं उस समय में राज्य सरकार की ओर से होती हुई फर्स्ट आया हूँ पूरे राज्य में। और मुझे कभी ब्रेल रीडिंग का आज भी इतना शौक है, उसका कारण भी है कि मैं ब्रेल रीडिंग स्पर्धाओं में हर हमेशा रहता था, और उस जमाने में फ्रंटियर मेल फास्टेस्ट ट्रेन थी, तो मैं ब्रेल रीडिंग का फ्रंटियर मेल भी कहा जाता था। अरे वाह, मतलब आपने शुरू से ब्रेल में तो विशेषज्ञता हासिल कर ही ली थी। कर ही ली है। जी 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 जी। और आज भी मैंने दूरदर्शन अहमदाबाद पर भी ब्रेल खबरें पढ़ी है। अरे वाह, आज 4 जनवरी को। क्या बात है, ये तो मतलब एक बहुत नई बात है, क्योंकि आजकल किसी को भी अगर मौका मिल जाता है तो बहुत समाचार पत्रों में वो चीज छा जाती है, और आपने इतने वर्षों पहले ही ये काम कर लिया था। हाँ, तो मैंने उच्च शिक्षा का स्वप्न पहले से रखा है। जी जी जी। मेरी ब्लाइंडनेस, मेरी शिक्षा एवं उच्च पद पर करने में बाधक नहीं है, अवरोधक नहीं है,
ये मैं बचपन से मानता रहा जी। और मेरे जीवन का एक स्वप्न था कि मुझे एक आदर्श टीचर बनना है। अरे वाह। तो मैंने आर्ट्स में अहमदाबाद की सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। मैं लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप में भी जाता था। मैंने गुजराती के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भी आम बच्चों के साथ भाग लेना बहुत पसंद भी किया और लोगों ने सराहा भी और निर्णायकों ने भी मुझे, मैं नेत्रहीन हूँ इसलिए पुरस्कार नहीं दिए, पर मैं बहुत अच्छी गुड्स डिलीवर कर सकता था। उसके कारण मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कक्षा तक के पारितोषिक भी मिले। मतलब आपकी योग्यता को पहचाना उन्होंने, आपकी अक्षमता को ध्यान में नहीं रखा। और वास्तव में सर आपसे बात करके लग रहा है कि आपकी हिंदी इतनी सुदृढ़ क्यों है, उसका कारण यही है। जी सर कहिए। नहीं, उसका कारण ये है कि हिंदी की मां संस्कृत है जी, और वो मुख्य विषय बीए और एमए और बीएड में रहा। अच्छा जी। और अभी मैं संस्कृत भी इतना फ्लुएंटली बोल सकता हूँ जितना हिंदी, गुजराती या अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्या बात है। तो मैं बीए में आया तो मैं 7 महीने बीमार हो गया जी। आम आदमी के परिवार का सदस्य था। 1 साल ड्रॉप लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि 1 साल में ड्रॉप लेता तो मेरा एक्सपेंडिचर कौन देता। सही बात है, सही। मैंने कॉलेज वालों के साथ भी बातचीत की, उन लोगों ने भी कहा भाई मैं ब्लाइंड हूँ तो नहीं हमारा रिजल्ट बिगड़ेगा कॉलेज का। मैंने बोला आप कुछ चिंता मत करिए, रिजल्ट बिगड़ेगा तो मेरा बिगड़ेगा। आपकी कॉलेज में तो सब तेजस्वी छात्र आते। सही बात है। और मेरे साथियों ने भी, आज मुझे वो आनंद है, मेरे साथियों ने भी, तो फिर फादर ने कहा कि आप टीसी ले लो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जी जी जी। तो मेरे विषय जो रखने वाले और छात्र थे, छात्राएं थी, उन्होंने भी कह दिया कि फादर भास्कर को टीसी देते हो ना तो हमें भी टीसी दे। क्या बात है, क्या तो बात उसका एक विषय मत, फिर आश्चर्य की बात है, उन लोगों ने शर्त रखी जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि आपको 3 टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको एनुअल एग्जाम देनी पड़ेगी, और जनवरी 1 से मार्च 23 तक मेरे पास टाइम था जी। और कुछ 6 पेपर संस्कृत में बहुत हार्ड आते हैं TYBA में। तो जी हाँ, जी हाँ। और उस समय का अभ्यासक्रम भी ज्यादा था। जी जी जी। फिर भी हमने ठीक कहा, ठीक है चलो हम ये भी पुरवार कर बताए कि हम देरी से आते हैं पर दुरुस्त आते हैं। जी जी। तो जब रिजल्ट निकला तो मेरे डिपार्टमेंट में मैं फर्स्ट आया। क्या बात। और मुझे उसका बहुत आनंद है। उसके लिए मैं हमारे डॉक्टर गौतम पटेल, डॉक्टर शांति कुमार पंड्या जो मेरे अध्यापक थे, पर उन्होंने मुझे अपने घर पर पढ़ाया, खिलाया, फिर भी मेरे पास से प्यार के सिवा कुछ भी नहीं लिया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने अपना लोहा मनवा के रहे, मतलब आप सबको। फिर एमए की यात्रा शुरू हुई जी। हम आजकल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ना जी। तो एमए में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ। जी जी जी। तो हमने उसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया, मिलिट्री की मार भी खाई, जेल भी गए, और एक कोर्ट में जब मुझे ले गए वो लोग पुलिस वाले, कोर्ट वाले पूछते तुम्हें कोई नहीं मिला तो ये अंधे को ले आए। हमने कहा नहीं, वो लोग अंधे को नहीं लाए हैं, वो लोग कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को लाए हैं। और अंधे को कानून तोड़ने जो अपनी बात सशक्तता से कह सकता है, अपनी बात रख सकता है और लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, नेतृत्व कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं। हाँ, मैंने बोला आप चिंता मत करिए। फिर एमए में भी मुझे जर्मनी जाना पड़ा। अच्छा। तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन थी वहाँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की, तो मेरा ऐसे भेज दिया गया। मैंने बोला ठीक है चलो पहले ऐसे को जाने दो, बाद में पैसे आएंगे तो हम जाएंगे, बाद में हम चले। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल जो मेरा ऐसे था उसका सब्जेक्ट था द एबिलिटीज ऑफ द ब्लाइंड सिटीजन्स ऑफ माई कंट्री। ओके, इन इंग्लिश।
हाँ। ओके, तो ये और सर कौन से सन की बात होगी? ये 74। 74, ओके ओके जी। 1974। 1974, जी हाँ। जब मेरी आयु 24 साल की थी। 24 साल थी, और मतलब आपने अपना ऐसे वहाँ भेज ही दिया आखिरकार। हाँ, और भेज दिया, उन लोगों ने स्वीकारा भी सही, और वो इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट आया। क्या बात है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप फर्स्ट आए? वाह, हाँ, बहुत अच्छे जी। तो उन लोगों ने मुझे जर्मनी की यात्रा का, आतिथ्य का सब पुरस्कार के रूप में करवाया प्राप्त। और मैं, जो मुझे एक दिन कहते थे कि बाप के पैसों पर विदेश जाओगे, उनका स्वागत करने का मौका भी मुझे बर्लिन एयरपोर्ट पर मिला। मैंने कहा, देखिए गुरुजी, मेरे पिताजी या देश या मेरे पैसे से एक भी पैसा खर्चे बिना मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बर्लिन एयरपोर्ट पर आपका स्वागत करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मतलब उनको भी जवाब दे दिया आपने एक साथ? नहीं, वो देना पड़ता है कभी कभी। फिर बीएड का मौका आया जी। तो बीएड में मुझे बहुत दुख है कि हमारे बीन विकलांग लोग तो हमारे बीएड करने पर आशंका करे उस जमाने में, वो तो मुझे मंजूर है जी। पर हमारे खुद विकलांगी हमारे में विश्वास न रखे जी। मुझे एक ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड व्यक्ति के पास एडमिशन के लिए जाना पड़ा जी। तो उन्होंने कहा, मुझे तब मालूम नहीं था कि वो अपाहिज है जी। तो उन्होंने कहा आप 80% एमए में लाओ, क्योंकि एमए में पूरी यूनिवर्सिटी में थर्ड था जी। और उस जमाने में केवल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब मास्टर डिग्रियों में 6 डिस्टिंक्शन आए थे जी। 6 में से एक मेरा था। अरे वाह जी। तो मैं बीएड के लिए इसलिए गया कि नौकरी की स्कूलों में गुंजाइश रहती है, कॉलेजों में इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो गया बीएड करने को, तो अपाइस प्रिंसिपल ने कहा, भाई यार आप 80% पाओगे तो भी आपको बीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। जी। हमने कहा, भाई देखो ठीक है, आप जो चाहो। एक प्रिंसिपल ऐसे भी थे जो जिसकी बहन के पास में हाई स्कूल में पढ़ता था जी। वो मुझे अपनी गाड़ी लेकर आए, कॉलेज ले गए, प्रवेश दिया जी। और उसी समय भगवान कसौटी करता है, मुझे पार्ट टाइम जॉब कॉलेज में ऑफर हुई। अरे वाह जी। और वो भी अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर। और तब तो इतने पैसे भी नहीं थी, इतनी जागृति भी नहीं थी, फिर भी हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा ना तो पूरे क्षेत्र के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। जी हाँ। पर मैंने वो संघर्ष भी था, रेल में टैक्सी भी अवेलेबल नहीं थी उस जमाने में। जी जी जी। हार्डली 7वीं या 7वीं कक्षा तक होती थी, वो भी सेल्फ ट्रांसक्राइब करनी पड़ती थी। जी जी जी। फिर भी हमने ऑफर तो ले ली जी। साथ में बीएड भी चालू रखा। जी। एक दिन प्रिंसिपल पूछते हैं मुझे, भास्कर जी बीए में डिस्टिंक्शन, एमए में डिस्टिंक्शन, बीएड में सेकंड क्लास चलेगा? जी। तो हमने तुरंत उत्तर दे दिया, गुरुजी हंस है ना, वो मोती का ही आहार करता है। क्या बात, घास कभी आहार में नहीं लेता है। बिल्कुल सही है। और आपको ताज्जुब होगा, मैं यूनिवर्सिटी में साइंस, मैथ्स, मेथड वाले सब लड़के, और तब वो गुजरात यूनिवर्सिटी एक ही थी जो बीएड का प्रवेश देती थी। जी जी जी। तो मैं पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही छात्र ऐसा था जो डिस्टिंक्शन लाया। क्या बात। तो सर मुझे एक बात बताएं कि मतलब आज तो पढ़ाई के मतलब इतने साधन मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग भी है और ब्रेल में भी प्रेस बहुत जगह अवेलेबल है, उस जमाने में पढ़ाई का क्या जरिया रहता था सर आपके लिए? उस जमाने में हमें ज्यादातर हमारे रीडर पर, हमारी मेमोरी पर और टेप रिकॉर्डर तो हम खरीद नहीं पाते थे उस जमाने में। जी जी जी। और संस्था वाले कुछ नेता लोग ऐसे थे कि आप उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करो तो मन में रख के आपको वो देते नहीं थे। और तभी तो ऐसा ही ख्याल था कि ब्लाइंड स्कूल में जो पढ़ता है ना वही होनहार होता है। अच्छा जी। और जगह में पढ़ता है वो होनहार नहीं होता है। जी जी जी। तो इस बातों का हमें शिकार भी बनना पड़ा। अच्छा। और बीएड में जब मैं फर्स्ट आया
तब मुझे पूछा गया आप क्या करोगे, मैंने बोला ओपन फील्ड में जाके नौकरी करूंगा। हमारे नेताओं का ये कर्तव्य था कि मुझे ये कहे कि नहीं यू गो अहेड, वी आर विथ यू, हम आपको एनकरेज करते रहेंगे। पर उसके बजाय वो कहते अरे भाई तू अध्याय, तुझे ओपन फील्ड में नौकरी कौन देगा। तो मैंने पहले 1 साल पार्ट टाइम जॉब किया, बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में मैं अध्यापक के रूप में, जहाँ मैं पढ़ा था वही कॉलेज में मैं 1 साल अध्यापक के रूप में वापस आया। क्या बात है जी। पर मुझे आज भी कहना है कि हम हमारी ब्लाइंडनेस का न्यू बेनिफिट उठा है, वो अच्छा है। उस समय हमारे वहाँ 10-2-3 की तरह ही हायर सेकेंडरी एजुकेशन आया पूरे स्टेट में। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में जूनियर मोस्ट लेक्चरर था। मेरा बीएड किया हुआ मुझे इधर काम आया, मैं सरप्लस डिक्लेयर हो गया। मुझे ब्लाइंड स्कूल में भी जॉब मिलती थी, पर मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं ओपन फील्ड में ही नौकरी करूंगा। मतलब एक अलग राह चुनना चाहा आपने। हाँ, ये मेरा पहले से ये सिद्धांत रहा है कि ये जीवन का मूल मंत्र आपका यही रहा है। जी हाँ। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, मैं ब्लाइंड स्कूल में नहीं जाऊंगा। फिर नॉर्मल स्कूल में गया, उधर भी हम 4 लोग कॉलेज के अध्यापक थे हायर सेकेंडरी में। तो मैंने उस 6 साल में आर्ट्स और कॉमर्स के कुल मिला के 12 विषयों का अध्यापन पहले अध्ययन किया और बाद में अध्यापन करवाया मेरे बच्चों को। क्या बात है जी। पर मैं वो स्कूल में 6 साल रहा। उनके फंक्शनों में भी गेस्ट लाने का, गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का, सब काम प्रिंसिपल जो भी काम देता था वो हम कर लेते थे। फायदा ये हुआ कि आज मुझे स्कूल छोड़े 32 साल हो गए। हमारे और उनके संबंध ऐसे ही है जो 32 साल पहले थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी हाँ। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे टीचर जो साथी थे, उनके बच्चे को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना था हिम्मतनगर में। तो मैं उनके साथ इधर में इंटरव्यू देने को आया। तो इधर में तो मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मुझे एब्सॉर्ब करना था सरप्लस प्रोफेसर के रूप में कॉलेज वालों को। मेरे प्रिंसिपल और मेरे प्रेसिडेंट बहुत आशंकित थे, मेरी होदारी के बारे में नहीं, पर मेरे ब्लाइंड के रूप में रूरल एरिया में काम करने के लिए। अच्छा, उनको लगा आपके लिए एक चैलेंज होगा और आप। हाँ नहीं, पर वो लोग मुझे वो लेना पड़ा, लेने के लिए राजी नहीं थे। अच्छा जी हाँ। पर हमारा परफॉर्मेंस उनकी मान्यता को बदल सकता है। जी। पहले ही साल में मेरे आचार्य ने मेरी पीठ थपथपा के कहा सबके सामने, ये एक होनहार अध्यापक निकला और हमारी शंकाओं का विश्वास में परिवर्तन करने का काम उसने किया। मैं वो कॉलेज में बीए शुरू हुआ, गया प्रोफेसर के रूप में, बाद में एमए शुरू किया, एमए इंटायर शुरू किया। इंटायर में शास्त्र देने थे, सब कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह का काम मैं करता था। मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुझे छूट देते थे। उसी समय में यूनिवर्सिटी सेनेट में अध्यापक मंडल की एक सीट पर मैं पहले ब्लाइंड सेनेट मेंबर के रूप में नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी की कोर्ट में गया और इतनी रजुआत करता रहा कि वीसी जब मेरी कॉलेज में एक दिन आए तो उन्होंने मेरे प्रेसिडेंट को कहा, अरे ये भास्कर भाई बहुत बोलते हैं, उसको हमें मीठा देना पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है ना। और वही मेरे प्रेसिडेंट एक दिन मुझे कहते हैं, भास्कर भाई आप हमारी कॉलेज के एम्बेसडर हो। क्या बात है, क्या बात है। जो लेने से आशंकित थे वो एम्बेसडर तक की कबूलात कर ले। और कोई भी डिपार्टमेंट, हिंदी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, किसी को भी चंदा जब इकट्ठा करना है तब ये जरूरत रहती है। तो वो लोग, हमारे प्रेसिडेंट कहते थे, जाओ आप भास्कर को जाके मिलो।
अच्छा। वो आपके साथ आएगा। और अध्यापक मंडल जो हमारा प्रोफेसर यूनियन है, हाँ। उसमें भी मैं बहुत सक्रिय रहा जी क्योंकि प्रोफेसर यूनियन ने तो मुझे जॉब दी थी पहली प्रांतिज में। जी तो मैं अभी मेरी शुरुआत हुई तो रविंद्र जैन जी के साथ एक कार्यक्रम में हमारा सह सम्मान हुआ था। जी तभी भी हमारे अध्यापक मंडल के प्रमुख थे। और अभी 5 नवंबर को एक अहमदाबाद की सुख्यात कॉलेज में मैं नैब इंडिया का प्रेसिडेंट हुआ। जी 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 तो मेरी सम्मान था। तब हमारे मंडल के सचिव ही उस कॉलेज के ट्रस्टी मंडल के सचिव है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर ये यात्रा चलती रही। अभी फिर 2005 में जी मुझे जाना था कमिश्नर के रूप में। जी सरकार ने 100 लोगों के नाम मंगवाए थे। 10 को सर्च कमेटी के सामने बुलाया। जी सबने मिलकर मेरी पसंदगी की। जी तो मेरा ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मुझे कहता है, अरे सर अपना लक्ष्य तो ऑर्डर लाना था, वो आ गया ना अभी, अब वहाँ जाए या न जाए। मैंने बोला क्यों न जाए, अरे बताओ मतलब हम शादी का कार्ड क्यों छपवाते हैं, शादी और हनीमून और बच्चों के लिए। सही बात है। हम कहेंगे कि ये कार्ड छप गया, हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलेगी। ये तो अकर्मण्यता हो जाती भाई एक तरह से, मतलब तो मैं 3 साल कमिश्नर रहा। क्या बात जी। और 8 से आज 15-16 चल रहा है, 8वां वर्ष जा रहा है। लोग आज भी उस 3 साल का मेरा काम, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, आज भी लोग याद करते हैं। और मैं इतना प्रबलशील रहा उस जमाने में कि, और इतने काम किए मेरे ऑफिस में, जो लोग आते थे, जितना भी हो सकता था। वही जानना चाह रहे हैं सर कि वो उस दौरान कुछ की यादें हैं 3 साल की आपकी उस है 3 साल में जो पिछले कमिश्नरों ने कुल मिला के केस किए थे, उतने केस मैंने अकेले में 150 केस के जजमेंट दिए। जी जी जी। और 450 ऐसी पार्टियां थी जिनको ऑफिस में बुला के उसको समझा बुझा के अपना केस न करे और ब्लाइंड और डिसेबल्ड को अन्याय न हो, ऐसे कुछ जजमेंट वो मान ले ताकि केस करने की जरूरत ना पड़े। जी। मेरे एडमिशन, जॉब प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्शन, मानो कि एक आदमी सेक्रेटरी था तो उसके अन्य लोगों ने उसको उसका सिग्नेचर का पावर ले लिया। जी। तो मेरी कोर्ट में रिप्रेजेंट हुआ तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं आप जहाँ पर हो वहाँ पर आके सुनवाई करूंगा। जी। क्योंकि लोग एस्केप करना चाहते, तो मैं उधर सभी जगह पे जहाँ मुझे ऐसा लगता कि मुझे सुनवाई के करने के लिए उसके घर पर जाना पड़ता तो मैं घर पर भी जाता था। एक पैरालिसिस का केस था जी। और मेंटली इल जो नई डिसेबिलिटी अभी ऐड हुई, हाँ 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 जी हाँ जी हाँ। उसमें मैंने 2 अध्यापिकाओं को, एक को अहमदाबाद में और एक को वहाँ भरूच डिस्ट्रिक्ट पंचायत की प्राइमरी स्कूल में वो थी। बाद में मेंटली इल हो गई, डाइवर्स भी आया उसका। तो वो केस थोड़े समय के बाद मेरे पास आया। तो मैंने खुद बैठकर सब, क्योंकि मुझे तो डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस है, जी हाँ, जी हाँ। उसके नेग्लिजेंस, उसके इंसल्टिंग पीरियड वगैरह का अनुभव बहुत है मेरे पास। तो मैंने मेरे राइटर को कहा कि आज तू मेरे साथ बैठेगा, मैं लिखवाऊंगा वैसा लिखेगा। हाईकोर्ट में 2 सिंगल बेंच और 1 डिवीजन बेंच ने मेरे पार्शियल चुकाने को एक्सेप्ट किया। पर सर मुझे आनंद है कि 3 जुलाई 13 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें तीनों हाईकोर्ट के जजमेंटों को बाजू पर रखा गया और मेरे जजमेंट को आधारभूत बना के वो मेंटली इल महिला जिसका बाप इतने समय तक लड़ता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 25 लाख रुपया ब्याज के साथ देने का, नई 45-45 हजार की तनख्वाह देने का
जॉब की कंटिन्यूटी करने का और उसके पिताजी के गांव में उसकी ट्रांसफर करने का मेरा जो ऑर्डर था वो पूरा का पूरा मान्य रख के आदेश दे दिया। क्या बात है, ग्रेट सर। मतलब ये तो मतलब ऐसी बात है जो बहुत शायद बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ। तो हमने ये सोचा भाई चलो, उस जमाने में मैं एक दिन ऐसा हुआ, स्टाफ तो सभी जगह पे सवार होता है। जी जी एक पैरालिसिस वाला केस आया जो सेकेंडरी स्कूल में था। जी तो हमारी ऑफिस वाले भी होशियार होते हैं, उनको डेट देनी नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, तो ठीक है मैं सुन लिया, वो भी देखता नहीं ऊपर। टालने की कोशिश करते हैं वो भी। हाँ नहीं, पर उन लोग क्या भाई आप सिग्नेचर नहीं लाए हो, आप ऐसा करो कैंडिडेट की सिग्नेचर लेके आओ बाद में। मैंने कहा देखो एक काम करो, ये मैंने सुन लिया, हमारी आंखें नहीं है पर कान हमारी आंखों का काम करती है। जी। तो हमने तय कर लिया कि भाई मेरे ऑफिस वाले आदमी को बुला समाधान कर, उसका एप्लीकेशन ले लो। जब वो केस में सुनवाई के लिए आएगा तो पहले आपको मिलेगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, सुनवाई में पेश नहीं होगा। तो उसी दिन आप साइन ले लेना। मैं जानता हूँ कि डिसेबल्ड लोगों को कितनी डिफिकल्टीज होती है। बिल्कुल ठीक है सर। और वो डिफिकल्टी को हम जितना भी कम कर सके इतना हमें प्रयास कर रहा है। और सभी ट्रस्टी लोग मेरी ऑफिस में बहुत लाल घूम होकर आते थे, बहुत गुस्सा होकर आते थे। अरे ऐसे तो एक दिन मुझे जीवी में कैसा अनुभव है कि मैं ऑफिस में बैठा तो वो बोलते अरे सर ये भाई है ना जो अपाइज, वो 100% अपाइज है, तो उसको नौकरी में नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा तो फिर एक ऐसा करो, उसको लेने ना लेने का तो निर्णय बाद में करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दो कि 100% अपाइज लोग काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे मिशन पे जमायुक्त प्राध्यापक भास्कर मेहता को तुरंत नौकरी से निकाला जाए। बोलते नहीं सर आप तो काम करते हैं। मतलब आपने वो जो काम करते हुए देखा ना, उसमें श्रद्धा रखिए। तो वो जी में वगैरह में व्हील चेयर बाइसिकल दिलवाने का कहा। ऐसे बहुत से केसेस, एक केस में जिसके विरुद्ध मैंने जजमेंट दिया वो लोग मुझे बुलाने आए कि अब उसको आज पैसा दे रहे हैं। मैंने बोला देखो मैं जज के रूप में था उस समय, मैं ऐसे कामों में नहीं आ सकता। तो बोलते हम आपको कहा जज के रूप में बुलाते हैं, हम आपको समाज अध्यक्ष के रूप में बुलाते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि वो व्यक्ति तो बेचारा गिर गया था खंबे पर से, अपाइज हो गया और उसको नौकरी से निकाला गया। तो ऐसे तो बहुत से एक जो सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ आपको बीच में रोक के। हाँ बोलिए। अभी आपने एक बात की थी कि नई ये डिसेबिलिटी ऐड की गई है, तो और हाल ही में आपने भी ध्यान दिया होगा बहुत सी डिसेबिलिटीज को, जिसमें थैलीसीमिया वगैरह सबको ऐड किया है। तो इस पर आपका मतलब क्या कहना है, इसमें कुछ और अभी कमी है या ये ठीक नहीं हुआ है, या अभी इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है? नहीं, देखो एक बात हम सबको ख्याल करनी है जी। हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक उभयेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। बिल्कुल ठीक। जी हाँ सर। जो भी इंद्रिय की क्षति है जी, उससे जीने में, पढ़ने में, काम करने में बाधा पैदा होती है जी। वो एक प्रकार की क्षति युक्त परिस्थिति है। जी जी जी। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है जी कि विकलांगों की संख्या बढ़ जाएगी। जी हमें ये देखना है, ये सोचना है जी कि व्यक्ति अपना काम जी उसकी विकलांगता के साथ जी अच्छी तरह से कर सके। उसमें जो भी बाधाएं आती है, चाहे वो हम स्पीच इम्पेयर्ड को सर्टिफिकेट नहीं देते, जी पर आप जरा सोचो, आप 5-6 घंटा मत बोलो, जी। आपका काम कैसे होता है जरा देख तो लो। सही बात है। यानी नहीं, हम ये मानते हैं कि केवल अपाहिज लोगों को मोबिलिटी का प्रश्न रहता है। जी हाँ, जी हाँ।
हमारा मोबिलिटी का तो है पर एक्सेसिबिलिटी का भी है। बिल्कुल सही है सर। तो हम ये मानते हैं कि देखो जिस समय, और ये इसके लिए कोई मेडिकल डेफिनेशन, मेडिकल साइंस अलग चीज है, जी 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 फंक्शनल एस्पेक्ट अलग चीज है। जी उन दोनों के बीच व्यक्ति को या समाज को नुकसान न हो, जी ऐसी बातों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। हार्ट की जो इसको तकलीफ होती है ना, जी। वो भी डिसेबल्ड गिना जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। जी। तो हम लोग केवल ऐसा सोचते हैं कि, और ये जो लीगल डेफिनेशन है 40% से, जी देखो मल्टीपली डिसेबल्ड की डेफिनेशन में ये इसका प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ नहीं करना चाहिए। जी आज मुझे एक डिसेबिलिटी 2 डिसेबिलिटी पड़ती है, मैं ये चाहता हूँ डिसेबिलिटी की संख्या बढ़े, उसमें हमारी हरकत नहीं है। जी पर अब डिसेबिलिटी के नाम पर प्रमाण पत्र प्राप्त करके जी जलसे करने वाले लोगों को हमें जरा पाठ सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा सर, यहीं पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि बेशक डिसेबल मतलब कैटेगरीज की संख्या बढ़े या डिसेबिलिटी की संख्या बढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी समस्याएं, उनके जो इश्यूज हैं वो तो वहीं के वहीं है। देखो, मुझे एक इलेक्शन के समय एक प्रेस वालों ने पूछा था जी कि ये हर इलेक्शन बूथ के रैंप क्यों है, रेलिंग क्यों है, जी हर एक जगह पर अपाइड लोग नहीं आते, वही जो ब्रेल पेपर बनता है, ब्रेल बैलेट पेपर बनता है, जी उसका भी मामला है। जी हमने कहा देखो, यहाँ संख्या का प्रश्न नहीं है, जी यहाँ सुविधा का प्रश्न है, बिल्कुल वही वही बात। यहाँ स्वातंत्र का प्रश्न है। जी हाँ यहाँ खर्च की चिंता आप करोगे जी तो काम नहीं बनेगा। जी और दूसरी बात है, मानो कि आज ये बूथ में अपाइज व्यक्ति नहीं है मतदार के रूप में, जी हो सकता है कल आ भी जाए, सही बात है। जी हाँ तो आप इंस्टेंट रैंप नहीं बना सकते हो, जी ये आपको करना पड़ेगा। ब्रेल पढ़ने वाले लोग आजकल हमारे साथियों ने भी ब्रेल की इतनी अवदशा कर दी है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मतलब आज मेरे हाथ में ब्रेल पेपर होता है तो मैं जितना स्वतंत्र हूँ, मैं जितना गुप्त रह सकता हूँ, मैं जितना प्रसन्न रह सकता हूँ, मुझे ये भी कहने दीजिए। जी 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 तो ये ब्रेल के बारे में भी और ये साइन लैंग्वेज वगैरह के बारे में हमें केवल विकलांगों को नहीं, विकलांगों के अभिभावकों को, मतलब सर ये तो वही बात है कि हम स्वयं जो है ब्रेल को साइड करने में लगे हुए हैं और दूसरी जो चीजें हैं उनको अपनाने लगे हैं। नहीं देखो, मैं दूसरी चीजों के अपनाने का, हाँ उसमें कहीं गलत नहीं है। जी हाँ, लेकिन ब्रेल मुझे डेजी बुक से कोई विरोध नहीं है, जी हाँ जी हाँ मुझे सीडी से कोई नहीं है, मुझे मोबाइल से कोई विरोध नहीं है, जी 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 मुझे कंप्यूटर के प्रयोग से कोई विरोध नहीं है, जी हाँ पर none of this can substitute ब्रेल। जी ये कंप्यूटर के लिए भी आपको बिजली चाहिए, जी हाँ कंप्यूटर के लिए भी एक टेक्नोलॉजी आज है कल ओल्ड हो जाएगी। जी ये ब्रेल तो ऐसी एक व्यवस्था है जी जो शाश्वत व्यवस्था है। बिल्कुल सही है। वो सर कहते हैं ना कि हम खाना जब अपने हाथ से खा सकते हैं तो किसी और के हाथों से क्यों खाएं। हाँ, वो मुझे जर्मनी जब मैं 24 साल की उम्र में जाता था तब का एक किस्सा याद आता है। जी हाँ बताइए सर। जी हाँ मैं फ्लाइट में जाता था जी तो वो तो बड़े अच्छे भाव से एयर होस्टेस थे, जब वो एयर क्रू ने मुझे पूछा, जी सर मे आई हेल्प यू इन ईटिंग? यस यस, यू कैन शेयर माई ब्रेकफास्ट विथ ऑल प्लेजर, बट लेट मी ईट विथ माई ओन hands. I am blind. I am not orthopedically disabled. बिल्कुल और उनको भी समीर घोष को आप दिल्ली में मिले होंगे शायद। जी 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 समीर अपना सब काम बिना हार भी एडीएल का काम इतनी अच्छी तरह से करता है जी कि हमें आनंद होता है वो देख के, क्या बात है, क्या बात है। हमें आनंद होता है, क्योंकि हम सब डिसेबल्ड की
हमारे संस्कृत में दो बातें होती है, कुछ शाश्वत होती है जी हाँ, जी हाँ, और कुछ क्षणिक होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी कुछ क्षणिक समस्या है, जी उसको दूर किया जाए और शाश्वत समस्याओं के लिए लंबे समय के कोई रेमेडियल मेजर्स लिए जाए। जी और एक बात इनकम वाली है, अपर एज लिमिट वाली है। जी अपर एज लिमिट को रख के हम विकलांगों को और ज्यादा विकलांग बना देते हैं, जी 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 क्योंकि जैसे आपकी स्थिति बढ़ती है, न केवल विकलांगता बढ़ती है, उसके साथ कुछ अन्य अक्षम आपने आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जी हाँ, आज मुझे कम सुनाई पड़ता है, इसलिए कहेंगे नहीं 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 भास्कर भाई आपको तो ब्रेल नहीं मिलेगा, हियरिंग एड नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवक की जो बात है, वो लोग कहते हैं SC/ST में भी, अरे भाई SC/ST में इनकम की लिमिट कहाँ है? जी हाँ, सही बात और है। सबको नहीं, ये डिसेबिलिटी के कारण आप देते हो, डिफिकल्टी के कारण देते हो, उसको ज्यादा और खर्च करना पड़ता है, इसके कारण ये राहत देते हो। यानी हमें जो डिसेबल्ड लोगों को सुविधाएं दी जाती है, जी उसमें इनकम लिमिट हमें कभी भी लानी नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर। नो इनकम लिमिट, जी नो इनकम लिमिट, नो अपर एज लिमिट, ये उसकी जरूरत नहीं है। पर हमारे यहाँ हमें क्या चाहिए, वो हमारे से अलग लोग ही तय करते हैं। यहाँ तो सर ये कई बार देखने में आता है कि ब्लाइंड कैटेगरी में तो कोटा विद इन कोटा भी कर दिया जाता है, कई स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो स्टेट वाले अपने अपने स्टेट में लड़े। जी और अभी हमारी नेशनल बॉडी, मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का प्रेसिडेंट हूँ, जी तो मैं मानता हूँ कि हमारा काम स्टेट ब्रांचों को जागरूक करके उसके साथ रह के उनकी सरकारों को, देखो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एजुकेशन की MHRD की ग्रांट नहीं आती है, जी और मेरी डिस्ट्रिक्ट इकाई अकेली ही साल में 3.25 करोड़ की दिल्ली की ग्रांट लेती है। अच्छा जी, और उसके लिए हमें स्टेट में भी बहुत लड़ना पड़ा। मतलब ये तो वही बात है कि कहीं पे अवेयरनेस है, कहीं पे नहीं है। नहीं, हमें जाकर काम, उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, उसके लिए बीवी बच्चों को भी बोलना पड़ेगा, उसके लिए बिना रिजर्वेशन भी घूमना पड़ेगा। बिल्कुल आज मैं 66 साल का हूँ, बिल्कुल फिर भी मैं डिसेबल का जो कंपार्टमेंट होता है ना, जी उसमें जाने से कभी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं स्टेशन पर भी सोया हूँ, अच्छा मैं बस स्टैंड पर भी सोया हूँ। यानी मुझे आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक बात है। आप काम करो, जी आपको दिक्कतें तो आएगी, बिना दिक्कत नहीं आए। समझ ये जो जहाँ से मैं बात कर रहा था आपसे, जी जी मेरी डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत, क्योंकि किराया देने के हमारे पास पैसे कहाँ थे उस जमाने में, ठीक बात है सर। मैंने अपने घर में कही। और एक बात समझ लो, सभी लोग हमारे साथ हैं, जी पर इनिशिएटिव तो हम डिसेबल्ड लीडरशिप को ले रहे हैं। जी हम हमारे भाइयों के प्रति जितने, जी हम हमारे भाइयों के लिए जितने उत्साही है, जी कृतनिश्चयी है, जी इतना ज्यादा काम हम बाकी ले सकेंगे। जी इसलिए में जहाँ मैं आएगा, एक जमाना ऐसा था, अहमदाबाद वालों ने मैं सुन किया है, जी तो वो बोलते हैं अरे वो मूर्ख आदमी है। पर मुझे आज आनंद है कि गुजरात के हजारों सामान्य पाठशालाओं में पढ़ते विकलांग, जी पर्टिकुलरली मेरे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के 5,000 विकलांग बच्चों की शिक्षा अब संस्था में इसलिए हो पाई जी कि मेरे क्षेत्र में नौकरी, जी PhD कर पाया, जी
मैंने बहुत लोगों को अपने डिसर्टेशन में, एमफिल में, पीएचडी में सहकार किया और उसका मुझे बहुत आनंद है। जी जी और मैं पीएचडी इसलिए भी नहीं कर पाया कि घर की आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी थी कि मुझे जॉब करनी। जी जी अब जॉब में लग गए तो बीवी बच्चे भी हो गए तो जी। और उससे आगे सुनो, मतलब सर मुझे तो लगता है कि आपके जीवन का ये मूल मंत्र रहा है एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक और एनलाइटेंड। अब वो बस की बातें होगी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, कोई जिहाद की जरूरत नहीं है। जी 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 मतलब ये हमारे अब अभी भी ब्रिटिश भाई कल ही कहता था, कल ही हमारा स्टेट लेवल का वर्ल्ड लेवल डे का फंक्शन जी जी मेरे यहाँ से 68 किलोमीटर दूर ऑर्गेनाइज हो रहा है, मेरे ही जिले में। जी 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 तो हम आयोजकों में से एक है। जी तो कल भी मैंने कहा साले ब्रिटिशर्स गए जी पर ब्रिटिश व्यवस्था अब भी नहीं गई। बिल्कुल ठीक है सर। ये सबको हमारे डिजेबल के लिए तो वो और भी सही है जी कि वहाँ तो जो मिशनरी लोग थे ना, वो तो प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी, सिंपैथी, एम्पैथी पर काम करते थे। जी हम सब कानून को तब बीच में लाते हैं जब हमको काम नहीं करना है। जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। तो कानून आदमी के लिए है या आदमी कानून के लिए, पर जो दूसरा आधा भाग है ना जी वो आजकल ज्यादा सही है। ज्यादा सही है। जी हाँ आदमी कानून के लिए है, कानून आदमी के लिए नहीं है। जी यही बात हमें जरा कभी कभी काम करते हैं तो बीच में आती है, पर हम तो रास्ता निकाल लेते हैं। और हमारे ब्लाइंड और डिसेबल्ड साथियों को भी ये अचूक चिंतन करना है कि मैं कॉलेज के पहले वर्ष में आया, यानी 1969 से लेकर जी आज तक ये विकलांग पुनर्वसन के कार्य में मैं पूरी मानद कक्षा में इन एब्सोल्यूट ऑनररी कैपेसिटी काम करता हूँ। जी हाँ और करता हूँ मतलब अभी तो ठीक है मैं रिटायर हो गया हूँ, जी और उसके पहले मेरी कॉलेज के बाद मैं घर में रात को सोने के लिए और दोपहर को बीवी की बहुत शिकायत होती तो खाने को आ जाता था जी तो वरना मैं सभी जगह पे, और मेरी सहूलतें बाहर में हुई। जी मेरे में फैसिलिटीज फॉर आवर वर्कर्स एंड आवर प्रोग्रेस गो हैंड इन हैंड। जी 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 मुझे ये अच्छी बात लगती है। जी और मैं चाहता हूँ कि हम जब तक हमारे साथियों का उद्धार नहीं करेंगे, जी ये भावना मुझे संस्कृत से दी है जी कि स्व से सर्व की ओर। जी 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 और संस्कृत बहुत अच्छे सुवाक्य आते हैं, तो मैंने कहा ये सुवाक्यों को लिखना, पढ़ना, बोलना इतना जरूरी नहीं है, जी तो उसको अपने जीवन में उतारना जी हाँ आचार के रूप में। जी ये बात मुझे बहुत पसंद है। आज में लोग मुझे कहते हैं आप तो बहुत कीमती कपड़े पहनते नहीं हो। मैंने बोला भाई मैं अपनी विकलांगता की मर्यादा को जानता हूँ। सही है। मुझे कहीं पर बैठना पड़े, कहीं पर उठना पड़े, कहीं में डैश हो जाता हूँ, जी तो अच्छे जूते या कपड़े पहनूंगा तो उसका आयुष्य कम हो जाएगा। जी मुझे ऐसे कपड़े और जूते पहने जो खराब न दिखे और वो जब जरूरत पड़े ना जी तो बदले भी जा सके। किसी भी परिस्थिति में मतलब एडजस्टेबल हो। जी तो अभी सर थोड़ी देर पहले आपने दिक्कत की बात की थी, तो ये कमिश्नर रहते आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कमिश्नर बनने के बाद मैंने दिक्कतों को दिक्कत के रूप में नहीं देखा, चैलेंज के रूप में देखा। जी 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 मैंने ऐसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी देखे जी जो मुझे ऐसा कहते हैं कि भास्कर भाई मैं तो सेक्रेटरी लेवल का था ना, मैं आपकी कचहरी में आता हूँ, आपको आने की तकलीफ नहीं ले रही है। जी और मैंने ऐसे जज साहब को भी देखा कोर्ट में, अरे वो कमिश्नर है तो भी क्या, वो अंधा है इसलिए वो जामीन नहीं बन सकता है। जी 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 दोनों प्रकार के। और मिनिस्टरों का भी जरा अनुभव विचित्र रहा। मिनिस्टर लोग चाहते हैं कि कमिश्नर को उसकी इच्छा के मुताबिक काम करना है। जी
भाई ये नहीं मानता हूँ, मैं सबको कहता था मैं कॉज ओरिएंटेड आदमी हूँ। जी और हमारे लोग भी आजकल बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी और कॉज लॉयल्टी। आई एम ऑलवेज फॉर कॉज लॉयल्टी। क्या बात। और इसलिए मुझे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हो और इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हो या नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया हो, मुझे उसमें मी ही दिखाई पड़ता है, बाकी की बातें मैं साइड पर छोड़ देता। क्या बात है। हम कॉज ओरिएंटेड है, हमको कॉज के लिए काम करना है। बिल्कुल नहीं, ये देखो, ये कॉज ओरिएंटेड रहने से जो इंस्टीट्यूशंस के बीच बैरियर्स आते हैं ना, जी वो नहीं आते। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं इसी बीच में एक बात जानना ये चाह रहा हूँ सर कि खासकर हम इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्या आप उन सब के कॉपरेशन से और उनके योगदान से सहमत हैं और संतुष्ट हैं, या अभी आपको लगता है कि कुछ और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता? उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी मर्यादाओं के साथ, जैसे दीवार इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी की बहुत मजा के यहाँ अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये अचूक कहेंगे कि जो कुछ करना चाहिए, अभी भी वो केडी वीवी वगैरह बातें चलती हैं, उसको जरा हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। अभी भी हम संस्थाओं में ये देखते कि लोग ब्रेलर है ना, शोकेस पे लगते हैं, ये बच्चों के विकास के लिए ये ब्रेलर होते हैं, वो हर जगह पे खर्च और पैसों की बात लाते हैं। हर बात के लिए हम डोनर पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमारे विकास की एक बड़ी बाधा बन जाती है। जी हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि उन लोग, यदि हमारे इंस्टीट्यूशंस एक हो जाए, कॉज लॉयल हो जाए, तो एक दिन ऐसा है ना कि एक और सरकार और एक और पूरे एनजीओस मिलेंगे, तो विकलांग लोगों की इतनी ज्यादा संख्या हमारे देश में नहीं है। लोगों को मुंह लगाने दो, अरे पूरे 3% से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, और ये 97% लोग हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम 3% लोगों को हमारे साथ 97% वाले जो लोग हैं उनसे जोड़कर एक ऐसा काम करना है जहाँ केंद्र में केवल रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड इज देयर, और कुछ नहीं। ये पैसा, स्टाफ की कमी, स्टाफ की लायकात, ट्रेनिंग, अरे हम इतने रिटायर्ड टीचर पढ़े हैं शर्मा जी, वो जमाने में हमारी लाइट स्कूल में रिटायर्ड टीचर्स को रखा था। जी जी जी। आज तालीम बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है, पर शिक्षा देने की जो संवेदनशील भावना है उसका महाकाल पड़ा है। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो अच्छा लगे या न लगे उसकी मुझे बहुत फिक्र नहीं है, पर सच्चाई ये है, हम संस्कार देने में हमारी शिक्षा कहीं पर कुछ धर्म दिखाई पड़ती है। ठीक कह रहे हैं सर। तो एक बात बताएं सर, यहीं पर हम आपकी ही अगर मतलब एसोसिएशन की बात करें तो अब आप भी एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं सभी संस्थाओं के आपस में एक होने की और सब लोगों के, तो आपके यहाँ से क्या कोई प्रयास शुरू हो सकता है सर? देखो, शुरू एक जमाने में हुआ था, कौल साहब, संतोष जी और राम तीनों मिले थे, पर यह बात
मिलन में ही सीमित हो गई, ऐसा मुझे संतोष ने खुद ने बताया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ पाई। वो आगे नहीं बढ़ पाई। अब हम उसके आगे न बढ़ने के कारण की चिंता नहीं करेंगे। और मैं आज भी पूरे राष्ट्र, राज्य, जिला वगैरह में आई हुई संस्थाओं से दो हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि यदि इस दिशा में हमें कहीं पर भी साथ में जोड़ा जाएगा, हम पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल हम पीछे नहीं रहेंगे, हम साथ में रहेंगे। और उसका कारण ये है, मैं आपको आज सही बता दूं उसका कारण। आप देखो, हमारे ज्यादातर डिसेबल्ड लोग आम जनता से आते, बड़े बीपीएल और एबीपी क्या बोलते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल जी हाँ, बिलो एपीएल से आते हैं। हाँ जी। ज्यादा विकलांग लोग एससी, एसटी, माइनॉरिटी वगैरह से आते हैं जी। तो हम सब जब एक हो जाएंगे तो उनकी समस्याओं का एक रूप समाधान कुछ इधर उधर थोड़े चेंजेस के साथ लाने में समर्थ बनेंगे। और ये सरकार को हम समझाने की और जरूरत पड़े तो साथ में मिलकर लड़ने की भूमिका भी अदा करने के इसलिए तैयार है कि सब बातें कागज पर आती है। जो कागज पर आता है वो वास्तविकता में जब तक नहीं आता है तब तक उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। सर अब लगभग कार्यक्रम के अंत में और छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। आपने मेरे मैट्रिमोनियल और फैमिली लाइफ के बारे में तो कुछ पूछा नहीं। चलिए सर, हम विकलांग लोगों को मैरिज और प्रॉपर्टी के राइट से जी हमारे लोग दूरी रखते हैं। और जो चलिए सर, बिल्कुल अच्छा किया कि आपने इस और ध्यान आकर्षित करा दिया। एक्चुअली थोड़ा सा संकोच भी होता है ना सर इस बारे में पूछते हुए। आप स्वयं ही सर अपने मुखमंडल से बता दें सर कि इस बारे में। मैं जब चौथी कक्षा में था ना जी, तब WIFE लिखता था। जी जी जी, यानी तब से मेरी ख्वाहिश थी। जी जी जी। और ये बात ऊपर से तय होकर आती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मेरी धर्मपत्नी प्रवीणा जी ने, मैं हर हमेशा हंसते हंसते कहता हूँ जी कि प्रवीणा ने, वो बीकॉम है जी, वो सदृष्टि है जी, वो हमारे देश में तो ज्ञाति का भी प्रभाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ब्राह्मण है, वो पहले ब्लाइंड स्कूल में रीडर के रूप में जाती थी। जी जी जी। पर वो मेरा पढ़ती भी नहीं थी जी। और उसने मुझे लव लेटर लिखने के लिए कभी ब्रेल नहीं सीखा। पर आज उसका ब्रेल एक ट्रेंड आदमी से भी अच्छा है। क्या बात है, क्या बात तो है। वो सब उसने ब्रेल के और बच्चों के प्रति प्यार से किया। मेरी एजुकेशन कमेटी की वो अध्यक्षा है, मेरे साथ सहमंत्री है। और उसने तय किया था कि मैं किसी भी व्यक्ति की जो नेत्रहीन है, वो होनहार है, उसकी आंख बनना चाहती। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार थे उनके, बहुत अच्छे। उस समय के अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ उसने मुझसे शादी की है। और इस 37 साल में प्रभु ने 3 संतान पुष्ट दिए। क्या बात है, क्या जो आजकल वेल सेटल्ड है। मैं और प्रवीणा दोनों ग्रैंड फादर और मदर दोनों हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी पैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटरनल और बोथ यू आर। एंड सर, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, MA हुई, लंदन में है। मेरा बड़ा लड़का आजकल कंप्यूटर का मास्टर गिरा जाता है हमारे विस्तार में। और मेरा छोटा लड़का, हमारे घर में अब दोनों की एक ऐसी पैर है बाप बेटे की, जिसके पर अब्दुल कलाम जी ने आशीष बरसाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। उसको गोल्ड मेडल दिया था निरमा में। और मेरा एक संस्कृत
समिति का कार्यक्रम था, तो अब्दुल कलाम जी अध्यक्ष थे उसमें 11/11/11 को जी। तो उस दिन अब्दुल कलाम जी इतने प्रसन्न हो गए कि ऑफिस अभी प्रोटोकॉल वगैरह छोड़कर, सब सिक्योरिटी को छोड़कर, वो जैसे ही मेरा प्रवचन खत्म हुआ मेरी ओर धंसते हुए आए, मुझे प्यार से आशीर्वाद दिए, और भगवान की ये मैं मेहरबानी समझता हूँ। क्या बात है। और मैंने मुरारी बापू के वहाँ भी कथा एक संस्कृत सेमिनार में व्याख्यान दिया है जी। यानी मैं विकलांग पुनर्वसन, समाज और संस्कृत के कार्य में एक साथ तीनों अश्वों पर मेरे परिवार और समाज के सहयोग से सवार होकर आगे बढ़ता हूँ। सफलता मेरा ईश्वर के हाथ में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और सर, हमारे रेडियो उड़ान के जो श्रोता आज आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एक ही संदेश दूंगा, गीता कहती है, बाकी तो सब हमारे साथ आएगा। छठे अध्याय में कहा गया है कि आत्मनो द्वरेतात्मानम आत्मना च वसादयेत्। आत्मा का उद्धार भी, यानी खुद का उद्धार भी खुद करते हैं, खुद का पतन भी खुद करते हैं। उसमें कहीं पर विकलांग शब्द नहीं नियोजित किया गया है। हम सभी विकलांग व्यक्ति अपना आत्मा का और दूसरों की आत्मा का उद्धार करें, और जहाँ भी कुछ अवसादन की प्रक्रिया चलती है उसमें हम माधक बने। और दूसरा संदेश ये भी है कि हम बहाने बनाने छोड़ दें, हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड छोड़ दें, हम कॉम्प्रोमाइजिंग और एडजस्टमेंट एटीट्यूड के साथ यदि काम करेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान आज नहीं तो कल होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो उड़ान की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका, दानिशी का और सभी श्रोतागण जो मुझे सुन रहे हैं, वो उनका आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और साथ में मेरा मोबाइल नोट करने की आप कृपा कर लीजिए, ताकि मुझे भी आपकी जरूरत पड़े या आपको भी मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ हूँ। मेरा मोबाइल क्रमांक है 094 260 60659 94 260 60 659। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड नाइट। धन्यवाद जी, गुड नाइट सर। सुखी संतु सर्वे। गुड नाइट। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर भास्कर, जिन्होंने अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में तमाम बातें विस्तार पूर्वक आप सबसे, हम सबसे और रेडियो उड़ान के तमाम श्रोताओं से शेयर की। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इंसान की उपलब्धियां तभी उसके साथ होती हैं जब वो स्वयं अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालता है, अपनी स्ट्रेंथ को वो पहचानता है। और यही प्रोफेसर भास्कर ने किया। भले ही जगह जगह पे और समय समय पर उनको कुछ कठिनाइयां भी हुई, लेकिन फिर भी वे एकला चलो की नीति पर कायम रहे। और उसी का नतीजा है कि आज वे अपने अतीत के बारे में और अपने वर्तमान के बारे में बहुत ही गर्व के साथ बताते हैं। निश्चित रूप से आज का ये सफर सभी साथियों को पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और चाहेंगे कि यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसका फीडबैक जरूर दें www.radioudan.com पर। वहां पर आप अगर किसी प्रोग्राम को सुनने के लिए रिक्वेस्ट देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अपने आरजेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, प्रोफेसर भास्कर जब कमिश्नर थे तो उन्होंने हमारे विकलांग जगत के लिए
बहुत से काम किए जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया। और आज का ये सफर, इसके साथ ही मैं समाप्त करने की आप सभी से इजाजत चाहता हूं, और इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बहुत जल्द तो क्या, अगले शुक्रवार को ही होगी। कब? 9 बजे कार्यक्रम एक मुलाकात में। बाय बाय।